हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर 6 जो एनसीईआरटी में दे रखा है। चैप्टर 6 यानी अवकलन के अनुप्रयोग, उसकी विविध प्रश्नावली। तो उसमें देखिए आपने टोटल 5 टॉपिक पढ़े, उन सबसे ही संबंधित क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है उसका मैंने बी पार्ट लिखा, 33 की पावर माइनस के 1/5, इसका मान हमें निकालना है अवकलन की सहायता से। ये सन्निकटन का क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट भी है, देखिए वो आपको होमवर्क में करना है। मैं इसका चलिए आपको एक बार रिवाइज कराता हूं दूसरा पार्ट, 33 की पावर माइनस के 1/5। तो देखिए जब मैंने आपको इसकी प्रश्नावली बताई थी, 4 या 5 तरीके के क्वेश्चंस बताए भी थे, उसमें मैंने देखिए ये बात कही थी, हम घात पे ध्यान नहीं देंगे, चाहे वो माइनस की घात है चाहे प्लस की, अभी ध्यान नहीं देंगे, हम केवल नंबर पे ध्यान देंगे। और जो नंबर लिखा होता है वो मान होता है x प्लस डेल्टा x का। ध्यान रखें केवल नंबर की बात हो रही है, पावर से कोई मतलब नहीं। तो यहां केवल नंबर जो है वो कितना है, 33। तो ये जो केवल नंबर है ये मान है x प्लस डेल्टा x का, वो चीज मैंने लिख दी। अब आता है x का मान कितना होगा। तो 33 के आसपास ऐसा कोई नंबर जरूर होगा जिसकी पावर माइनस के 1/5 हम इजीली निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं बहुत। और वो नंबर ऐसा कौन सा है, देखिए 33 के आसपास 34 तो नहीं हो सकता, 32 की पावर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 32 को हम लिखते हैं 2 की पावर 5, 5 से 5 कट भी जाएगा। तो इसका मतलब देखिए ध्यान रखें, एक्स वो संख्या होती है जो ये नंबर जो आपका लिखा है इसके आसपास ही होगी। इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। यहां देखिए 32 है, यानी वो उससे कम है, क्योंकि 32 की पावर हम निकाल सकते हैं आसानी से माइनस के 1/5। तो सबसे पहला काम है डेल्टा एक्स का मान निकालना। और डेल्टा एक्स का मान कैसे निकालें, इसमें से इसे घटा के, क्योंकि जब इसमें से इसे घटाएंगे तो डेल्टा एक्स का मान निकल के आएगा। डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना बचा, 33 माइनस 32, वो आ गया 1। और मैंने यही बात कही थी, इसमें सबसे पहले मैं आपको यही मान निकालना है डेल्टा एक्स का। अब आता है इसके बाद जिसमें फलन, वो हमें खुद मानना पड़ेगा। कौन सा माने, जो सवाल आपको दिया हुआ है उसी से मिलता जुलता फलन आपको लेना है। यहां हमें 33 की पावर माइनस के 1/5 निकालनी है, तो हम फलन लेंगे। देखिए 33 तो हट जाएगा, वो केवल x होगा, x की पावर माइनस के 1/5, x की पावर माइनस के 1/5 x का एक फलन है। तब अब इसका अवकलन करें x की पावर n वाले नियम से, वो ये आएगा n x की पावर n माइनस 1, क्योंकि नियम देखिए यही है, x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, यानी माइनस के 1/5 x की पावर, ये चलिए मैं सीधा ही लिख देता हूं, एलसीएम लेने के बाद ये आएगी माइनस के 6/5। और एक काम करता हूं, क्योंकि यहां पावर देखिए माइनस की आ रही है, तो माइनस के 1/5, ये तो यही चीज है, पावर को अगर हम बटे में ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये मैंने इस तरीके से छोड़ दी, यानी माइनस के 1/5 गुणा x की घात 6/5। लेकिन ये बात देखिए मैंने तब भी बताई थी जब 6.4 आपको प्रश्नावली बताई थी सन्निकटन की, ये जो f डैश x हम निकालते हैं इसे कभी इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, इसमें हमें x का मान भी रखना है। और x का मान यही है, देखिए x का मान कितना है, 32। तो हम यही f डैश का मान निकालेंगे, लेकिन x का मान रख के, वो कितना, 32। तो मुझे 32 यहां भी रखना पड़ेगा, यानी माइनस के 1/5 और 32 की पावर 6/5। ये वाले 5 देखिए गुणा में है, ये बात ध्यान रखें। अब देखिए इसे सॉल्व करने की बात, माइनस के 1/5। अब देखिए कुछ लोग इसी में ही कंफ्यूज होते हैं कि इसे आगे कैसे सॉल्व करें। तो मैंने देखिए शुरुआत में बताया था 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और इसकी भी होल पावर कितनी है, 6/5।
5 से 5 देखिए कैंसिल हो गया, तो ये 2 की घात कितनी हो गई 6, और 2 की घात 6 का मान कितना होगा 64, और 64 गुणा 5 320, माइनस के 1/320, ये मान निकल के आया एफ डैश का। ये हमारा दूसरा मान निकल के आता है। अब आएगा तीसरा मान, वो फलन का ही है। ये जो फलन दे रखा है आपको, जो हमने माना है एफ एक्स, यहां भी हमें एक्स का मान 32 रख के उत्तर निकालना है, यानी 32 की पावर माइनस के 1/5। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, इसकी भी पावर माइनस के 1/5, तो 5 से 5 तो देखिए यहां भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 की पावर माइनस के 1, और 2 की पावर माइनस के 1 का मतलब 1/2, क्योंकि पावर बटे में आ जाएगी, मैंने सीधा लिख दिया, ये हो गया 1/2। ये तीसरा मान निकल के आया। यही तीनों मान हमें चाहिए कौन से सूत्र में लगाने के लिए, वो देखिए मैंने पहले लिख रखा है। ये अवकलज का ही सूत्र होता है, प्रथम सिद्धांत वाला जो होता है वही सूत्र है ये, जो आपने कई जगह यूज भी किया, बस यहां एच होता है, अब की बार डेल्टा एच लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं अब मान भी रखता हूं, एक्स का मान देखिए कितना है 32, एफ डैश 32 इक्वल टू, ये मान देखिए कितना है 33, एफ 33, माइनस एक्स का मान कितना है 32 बटे डेल्टा एक्स का मान, चलिए लिख देते हैं, वो कितना है 1। यहां वैसे बहुत सिंपल है डेल्टा एक्स का मान, इससे खास कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। अब आता है आगे का पार्ट सॉल्व करना। एफ डैश 32 देखिए हम निकाल चुके, ये माइनस के 1/320, ये एक गुणा में आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आता है देखिए एफ 33, तो एफ 33 आप कहां से निकालें, एफ 33 तो हमने कहीं लिखा नहीं, एफ 32 तो देखिए लिखा भी है, कितना 1/2, चलिए ये मैं पहले लिख देता हूं, माइनस इसका मान कितना है 1/2, लेकिन ये मान कहां से आई एफ 33, तो एफ 33 यानी मुझे एक्स की जगह क्या रखना है 33, तो 33 की पावर माइनस के 1/5, और ये देखिए वही चीज निकल के आई जो क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो यार मैंने पहले भी बताई थी बात, ये आप ज्यादा सोचे ही नहीं, इसका मान हमेशा वही आएगा जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 33 की पावर माइनस के 1/5, यही हमें निकालना है। इसका मतलब ये चीज इधर आएगी प्लस में, चलिए मैं इसी के सामने लिख के सॉल्व कर रहा हूं, 1/2 माइनस 1/320 इक्वल टू 33 की पावर माइनस के 1/5। चलिए आगे एक स्टेप और लिखते हैं, यानी 33 की पावर माइनस के 1/5, इसका देखिए मैंने एलसीएम लिया, ये आ गया 320, 2 से देखिए कैंसिल होगा, तो ये कितनी बार 160, 160 गुणा 1 यानी कि 160, माइनस ये एक बार कैंसिल होगा, 1 गुणा 1 यानी कि 1, यानी कि 159/320। मैं इतना ही छोड़ता हूं, इसका आप लोग उत्तर निकालें पॉइंट में, जो उत्तर आएगा देखिए दशमलव के 3 स्थान तक या दशमलव के 4 स्थान तक, जैसे आपका मन करे वैसा निकाल सकते हैं। अब देखिए जो इसका ए पार्ट है वो मैं आपको हिंट दे रहा हूं केवल, वहां है 17/81 की पावर 1/4, तो कुछ लोगों को यही कंफ्यूजन होता है, चलिए ये चीज तो वो लिख देते हैं कि x प्लस डेल्टा एक्स बराबर 17/81, ये x का मान कितना होगा, तो 17/81 के समीप में कोई एक संख्या ऐसी होगी यानी निकट, जिसका घात 1/4 हम निकाल सकते हैं। तो 17/81 में 81 की घात तो 1/4 हमें पता ही होती है 3 आएगी, वो 16/81 है वो संख्या, क्योंकि 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी x का मान जो हुआ वो 16/81 हुआ। अब आप लोग ये क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हैं। तो ये देखिए जो क्वेश्चन सन्निकटन के थे शायद पूरी प्रश्नावली में वही 2 ही थे, एक मैंने कराया, एक मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक फलन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, और ये दिखाना है हमें कि ये इसका अधिकतम मान यानी उच्चतम मान कब होगा।
तो अधिकतम या न्यूनतम शब्द अगर आ गया तो ये बात तो ध्यान रखें कि वो उच्च स्वर निम्निष्ठ का ही क्वेश्चन है। ये मैं आपको होमवर्क में भी दे सकता था, लेकिन कुछ लोग इसमें क्योंकि बीच में देखिए अटकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक्स का मान निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मुझे ये बताना पड़ा। तो पहले देखिए जो क्वेश्चन दिया था log x अपॉन x, ये मैंने समीकरण नंबर 1 मानी, हमने इसका अवकलन किया क्योंकि उच्च निम्नलिखित में सबसे पहले यही करना पड़ता है। अंश बटे हर वाला नियम, वही चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। बटे में हर का वर्ग, पहले हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलन यानी log x का 1 अपॉन x, माइनस अंश को ऐसे ही लिखा, हर का अवकलन यानी x का कितना होता है 1 बटे हर का वर्ग, x से x कैंसिल 1 बचा, माइनस log x बटे x स्क्वायर। इससे आगे तो सॉल्व नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब जैसे हम करते आए हैं कि f(x) के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए f' इक्वल टू 0 यानी 1 माइनस log x बटे x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो ये चीज तो देखिए गुणा में ही आ गई, हमारे पास तो देखिए यही बचा 1 माइनस log x इक्वल टू 0, यानी अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो log x इक्वल टू 1, कभी कभी -1 भी आता है, यहां तो खैर +1 है। अब इसी में ही देखिए प्रॉब्लम होती है कि log x इक्वल टू 1 है तो x का मान क्या आएगा। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी, जो ये मैथ में आप log पढ़ते हैं, यहां पे बेस यहां लिखते नहीं, वो साइलेंट होता है, वो बेस होता है e। और कभी भी हमें log हटाना है तो ये e की पावर 1 यानी बेस की पावर में ये नंबर आता है, यानी e की पावर कितना हो गया 1। अगर यहां 2 होता तो e की पावर 2 हो जाता, और यहां क्या लिखेंगे केवल x, यानी x इक्वल टू e की पावर 1। इसका मतलब देखिए x इक्वल टू e आ गया। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज हो log हटाना है तो बेस की पावर में ये नंबर आता है। ये मैंने मान निकाल लिया x का। अब इसके बाद इसका अवकलन दोबारा देखिए कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। ये नहीं कि आप इसे प्रथम अवकलज परीक्षण से करें, जिनका टफ लगता है अवकलन उन्हें आप प्रथम अवकलज परीक्षण से करें, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। हमने इसका दोबारा अवकलन किया, क्या आएगा देखिए, बटे में हर का वर्ग, चलिए बटे में हर का वर्ग है, x की घात 4 लिख दिया मैंने। पहले हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलन तो 0 माइनस 1 अपॉन x, माइनस के 1 अपॉन x, माइनस अंश को ऐसे ही लिखा, हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, एक x से एक x कैंसिल, चलिए मैं आगे करता हूं, तो ये हो गया माइनस के x। अब देखिए ये भी सॉल्व करना है तो 2x की पहले गुणा करी, तो 2x इंटू 1 2x, माइनस के 2x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2x इंटू लॉग x, बटे x की पावर 4। इसका मतलब क्या है, माइनस के 3x प्लस के 2x इंटू लॉग x बटे x की पावर 4, क्योंकि दोनों बैलेंस हो गए थे। और एक काम हो सकता है, मैं इसी में आगे कर रहा हूं, देखिए मैंने इसमें x कॉमन लिया तो यहां क्या बचा, माइनस के 3 प्लस के 2 लॉग x बटे x की पावर 4। एक x से x भी कैंसिल हो गया, ये x क्यूब रहा, यानी माइनस के 3 प्लस 2 लॉग x बटे x क्यूब। ये आ गया द्वितीय अवकलज। लेकिन इसे देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, जो मान हमने निकाला वो हमें इसमें रखना पड़ेगा, तब हमें ये बात पता लगेगी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूं, देखिए x इक्वल टू ई पर f डबल डैश यानी द्वितीय अवकलज। तो मैं e इसमें रखता हूं, देखिए माइनस के 3 प्लस के 2 लॉग e बटे e क्यूब। लॉग e का मान कितना होता है 1, तो माइनस के 3 प्लस के 2 बटे e क्यूब, माइनस के 1 अपॉन e क्यूब।
अब ये क्लियर है क्योंकि ई तो एक पॉजिटिव नंबर है, 2.7 लगभग इतना मान होता है उसका, तो ये एक नेगेटिव नंबर आया यानी कि लेस देन 0। और अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये द्वितीय अवकलज का मान नेगेटिव है तो फलन कैसा होता है, उच्चिष्ट। वो आप पूरा लिख सकते हैं, x इक्वल टू ई पर फलन fx का मान उच्चतम है। चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ये उच्चतम प्रूफ हो गया। हमें वैसे केवल क्वेश्चन में इतना ही प्रूफ करना था कि x इक्वल टू ई पर उच्चतम होगा, लेकिन मैं आपसे ये बात कहता हूं अगर यहां पे ये भी निकालवाएं, और वैसे मोस्टली देखिए क्वेश्चंस में आता ही है फलन का उच्चिष्ट मान ये कितना होगा। तो मान फलन का कहां से निकालते हैं, जो फलन आपको दे रखा है, इसमें x का मान वही रख दें जो आपने निकाला, यानी वो कितना है e, तो log e बटे e, log e का मान कितना है 1 बटे e, ये फलन का उच्चतम मान। ये देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बताया जो कि क्वेश्चन था उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें दे रखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं, और उसमें दो ही समान भुजाएं देखिए होती भी हैं, और उसका बेस यानी आधार वो नियत है जिसकी लंबाई आपको b दे रखी है। तो आधार तो देखिए नियत है, मैंने चित्र भी बना रखा है, आधार तो नियतांक है, इसकी लंबाई तो चेंज नहीं हो सकती है, तो एक नियतांक यानी b है। लेकिन इसकी जो दो समान भुजाएं हैं वो देखिए मैंने ये मानी है, ये 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं, यानी इनकी लंबाई कम हो रही है। इसका मतलब क्या है, अगर इनकी लंबाई कम हो रही है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कम होगा। वही चीज हमें निकालनी है, इसका क्षेत्रफल कितनी स्पीड से कम हो रहा है, वो भी कब, जब ये दो समान भुजाएं बेस के बराबर हो जाएं, यानी आधार के बराबर। उस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल कितनी स्पीड से कम हो रहा है, यानी जब ये दोनों समान भुजाओं की लंबाई कम होते होते इसके बराबर आ जाए, उस कंडीशन में यानी उस समय इसका क्षेत्रफल कितनी स्पीड से कम हो रहा होगा, ये हमें निकालना। तो सबसे पहली बात देखिए, इन क्वेश्चंस में भी हम उन्हीं को x या y मानते हैं जो चीज कम हो रही हो या बढ़ रही हो। हमें इसमें ये बोला गया देखिए इसका आधार नियत है, वो तो देखिए नियतांक है, उसकी तो लंबाई दे भी रखी है। इसकी जो ये समान वाली भुजाएं हैं ये कम हो रही हैं, इन्हीं को मैं मान लेता हूं इनकी लंबाई x है, ये भी x है तो ये भी x होगी, किसी समय t पर इसकी लंबाई x है। ये बात चलिए मैं यहां भी लिख देता हूं, माना किसी क्षण t पर समान भुजाओं की लंबाई x है। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल वो कितनी स्पीड से कम हो रहा है। तो पहले तो इसके क्षेत्रफल का फलन बनेगा। अब क्षेत्रफल का सूत्र देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का तो कोई नहीं होता, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इससे सभी का निकल आता है। तो हमें यहां इसकी ऊंचाई भी देखनी है। चलिए मैं पहले सूत्र भी लिखता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो चलिए मैं एरिया यानी ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ए बराबर 1/2 गुणा आधार, उसकी लंबाई देखिए b है, गुणा ऊंचाई। अब इस ऊंचाई यानी ये चीज कहां से लाएं, इसकी लंबाई देखिए हमें नहीं पता। तो मैं एक बात कहता हूं, ये कौन देखिए 90 अंश का है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की ये विशेषता होती है
शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब वो इसे समविभाजित करता है। तो अगर ये पूरी लंबाई b है तो यानी ये बची b/2 और ये लंब है। तो एक काम मैंने ये किया, ये पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से जब हम ऊंचाई निकालें यानी ये चीज, तो वो देखिए यही आएगी, वर्गमूल के अंदर कर्ण का वर्ग माइनस b/2 का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा चलिए मैं सॉल्व भी करता हूं, यानी a इज इक्वल टू 1/2 b वर्गमूल के अंदर x स्क्वायर माइनस b²/4। चलिए एक बार और करते हैं, इसका एलसीएम अगर हम लें 1/2 b वर्गमूल के अंदर एलसीएम मैंने लिया 4x² माइनस b²/4। a इज इक्वल टू, अब 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, वो आ गया बाहर, यानी 1/4 b वर्गमूल के अंदर 4x² माइनस b²। ये हुआ फलन, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हुआ वो हमने ये निकाला। चलिए अब हमें निकालना है इसके बदलने की दर। वो कैसे निकालें, तो इसका अवकलन हमें करना पड़ेगा, लेकिन किसके सापेक्ष। देखिए भुजा जो परिवर्तित हो रही है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड यानी समय आ गया, तो हमें इसका समय के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि dA/dt। और देखिए इस प्रश्नावली में ये आपकी 6.1 प्रश्नावली थी, उसमें मोस्टली क्वेश्चन समय के सापेक्ष ही थे, तो इसका मैंने चलिए समय के सापेक्ष किया, यानी dA/dt। 1/4 b नियतांक है, मुझे इसका अवकलन करना है t के सापेक्ष। तो देखिए वर्गमूल वाले का नियम मैंने आपको बता रखा था, जो भी क्वेश्चन वर्गमूल में होगा उसके 2 से गुणा करके तो हम बटे में लिख देते हैं। ये देखिए मैंने लिखा, और वर्गमूल के अंदर देखिए जो भी फलन लिखा है उसका अवकलन ऊपर आएगा। अब वर्गमूल के अंदर देखिए क्या लिखा है 4x², तो 4x² का करेंगे तो कितना आएगा 8x, क्योंकि x² का 2x, ये 8x आ गया। इसका तो 0 ही होगा, लेकिन ये अभी भी अधूरा है। क्यों अधूरा है, क्योंकि हमने x² का किया 2x, लेकिन हमें करना ये x के सापेक्ष है, हमें किसका सापेक्ष करना है t के सापेक्ष। तो आपने x² का जो किया वो तो 2x सही किया है, लेकिन अब हम x का भी तो करेंगे, वो भी किसके सापेक्ष होगा t के, तो यानी वो कितना आएगा dx/dt। आप केवल 2x लिख रहे हैं, इसका मतलब आप x के सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष तो x का भी करना पड़ेगा अभी। अब ये ठीक है, इसमें क्या कैंसिल होता है, देखिए 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल, यानी देखिए ये आता है bx बटे वर्गमूल 4x² माइनस b² गुणा dx/dt। अब मुझे इनका मान रखना पड़ेगा, किस किस का मान हमें पता है। हमसे देखिए ये बात कही गई है, ये जो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर है ये उस समय निकालनी है जब ये समान भुजाएं जो हैं इनकी लंबाई आधार के बराबर हो जाए, यानी जब x इक्वल टू कितना हो जाए b। ये हमें इसका मतलब x का मान कितना रखना है b, क्योंकि हमसे देखिए यही कहा गया है ये जो समान भुजाएं हैं जब इनकी लंबाई आधार के बराबर हो जाए उस समय क्षेत्रफल कितनी दर से परिवर्तित हो रहा है। तो x का मान हमें b रखना है, तो b गुणा b कितना हो गया b² बटे वर्गमूल के अंदर x का मान b रखा 4b² माइनस b² dx/dt। dx/dt क्या चीज है, देखिए x वो भुजा है, तो ये भुजा के परिवर्तन की दर है और वो हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये क्योंकि देखिए घट रही है तो dx/dt का मान मुझे माइनस में रखना पड़ेगा, -3, क्योंकि अगर कोई चीज देखिए घट रही है तो उसके परिवर्तन की दर आपको माइनस में रखनी है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, मैं आगे ही कर देता हूं, -3b² बटे ये कितना बचा वर्गमूल के अंदर 3b², तो यानी -3b² बटे वर्गमूल 3
और बी स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो बी हो गया, ये बी से बी कैंसिल हो गया, वर्गमूल 3 से ये भी कैंसिल, तो माइनस के वर्गमूल 3 भी। इकाई की बात अब आती है, देखिए भुजा हो रही है सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, तो क्षेत्रफल किससे होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से। और माइनस आने का मतलब आप जब आंसर लिखेंगे तो यही लिखेंगे, क्षेत्रफल वर्गमूल 3b सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है, वहां फिर माइनस का चिन्ह नहीं लगा के आएंगे आप। ये बात मैंने प्रश्नावली में भी बताई थी। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वैसे ही हिंट देता हूं, बहुत सिंपल है। वक्र का समीकरण आपको दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बिंदु भी दे रखा है 1,2। आपको अभिलंब की समीकरण निकालनी है। तो देखिए सब कुछ तो आपको दे रखा है, अवकलन करके पहले आप प्रवणता निकाल लें, और जब अभिलंब की प्रवणता निकल आएगी अभिलंब का समीकरण भी निकल आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक वक्र की समीकरण आपको जो दी है वो इस तरीके से दी है कि x का मान यानी प्राचल के रूप में, और y का मान वो भी थीटा के पदों में देखिए, और हमें निकालना है वक्र के बिंदु थीटा पर जो अभिलंब होगा वो मूल बिंदु से नियत दूरी पर होगा, यानी मूल बिंदु से जो अभिलंब की दूरी है वो नियतांक होगी। अब उसके लिए पहले हम अभिलंब का समीकरण निकालें। तो देखिए चौथा क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क में ही दिया है, पांचवा क्वेश्चन चलिए समझिए कि वो आपको रिवीजन ही है। हमें अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। अभिलंब की प्रवणता के लिए देखिए पहले इसका अवकलन करना जरूरी था, तो मैंने देखिए इसका अवकलन तो कर दिया, a cos थीटा के सापेक्ष। a तो नियतांक है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां भी देखिए a नियतांक है, इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से होगा क्योंकि दोनों फलन गुणा में है। पहले थीटा को लिखा साइन थीटा का cos थीटा, और साइन थीटा को ऐसे ही लिखा थीटा का 1। अब जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखिए a साइन थीटा से ये a साइन थीटा कैंसिल, a थीटा cos थीटा। फिर भी चलिए एक बार मैं y वाले फलन का अवकलन आपके सामने ही करता हूं। a देखिए नियतांक है साइन थीटा का cos थीटा, माइनस के a ये भी नियतांक है। अब मैं इसका कर देता हूं, ये भी देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड से। पहले थीटा को यानी फर्स्ट को ऐसे लिखा cos थीटा का माइनस के साइन थीटा, प्लस cos थीटा को ऐसे ही लिखा, थीटा का अवकलन 1 क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, वो देखिए मैंने यहां लिख दिया। अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये देखिए माइनस के a cos थीटा आएगा, वो प्लस के a cos थीटा से कैंसिल, बचा क्या केवल प्लस का ये a थीटा साइन थीटा। अब आता है देखिए आपका थोड़ा अवकलन का भी रिवीजन हो रहा है, dy अपॉन dx का मान, और dy अपॉन dx का मान देखिए वो इस तरीके से निकालेंगे। ये आपको याद भी होगा, आप अवकलन में पढ़ चुके हैं, यानी dy अपॉन डी थीटा ए थीटा साइन थीटा बटे dx अपॉन डी थीटा यानी कि ए थीटा कॉस थीटा। इसमें देखिए ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बचा। ये dy अपॉन dx आया, और आपसे ही कहा है कि बिंदु थीटा पर अभिलंब की प्रवणता। मैं देखिए ऐसे ही लाइन लिख रहा हूं, थीटा का कोई मान दे ही नहीं रखा, आपको देखिए इस तरीके से दे रखा है बिंदु थीटा पर, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन अभिलंब का है तो हमें अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो देखिए बिंदु थीटा पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो तो यही हो गई, क्योंकि थीटा अगर ऐसे ही छोड़ दिया है तो आपको थीटा का मान नहीं रखना है, वो ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन अभिलंब की प्रवणता वो होती है माइनस के 1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि dy अपॉन dx, यानी माइनस के 1 बटे टेन थीटा, ये हो गई माइनस के कॉट थीटा। ये आपके अभिलंब की प्रवणता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, देखिए दोबारा देखें, बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण।
बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण, वो देखिए आपका मेन पर्पस था, वो कैसे निकालना है। अब चलिए मैं कहता हूं आप अभिलंब का समीकरण, उसका सूत्र ये तो होता है y माइनस वाई वन बराबर प्रवणता गुणा x माइनस एक्स वन। अब आप लोग ये सोचेंगे बिंदु कहां से आएगा, क्योंकि बिंदु तो आपको दे नहीं रखा, बिंदु केवल थीटा दे दिया है ऐसे। तो बिंदु आपके देखिए जो x और y के मान दे रखे हैं ये बिंदु ही होता है। अगर आपसे मान लीजिए कहते थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, आप यहां पाई बाई टू रख के निकालते, लेकिन अब कुछ नहीं दे रखा तो बिंदु आपको यही रखना पड़ेगा, यानी y माइनस वाई वन। देखिए मैं भी लिख के दिखा रहा हूं y माइनस वाई वन, वो देखिए मैंने ये लिखा बराबर प्रवणता। अब प्रवणता कितनी है देखिए माइनस के कॉट थीटा, अभिलंब की है क्योंकि अभिलंब का समीकरण है। तो ये माइनस के कॉट थीटा को मैं चेंज ही कर देता हूं कॉस बटे साइन, क्योंकि सब कुछ कॉस और साइन के पदों में है इसलिए। और ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन यानी कि ये। अब इसे आगे भी सॉल्व करना है। साइन थीटा गुणा में लिया मैंने, यानी y साइन थीटा, साइन थीटा इसके साथ भी गुणा में आया तो माइनस के a साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस a थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। माइनस के कॉस थीटा की गुणा की अंदर तो माइनस के x कॉस थीटा, माइनस के कॉस थीटा के इससे करेंगे तो प्लस के कॉस थीटा हो गया, उसकी गुणा भी अंदर करनी है तो प्लस के कॉस थीटा की जब इससे की तो a कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस के कॉस थीटा की इससे की तो a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें देखिए एक बेनिफिट ये भी हुआ, ये वाला पद देखिए आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब स्पर्शरेखा और अभिलंब टॉपिक करवा रहा था यानी 6.3, इसमें मैंने कहा था जब इसे मानक रूप में लिखने का मेथड है कि x और y वाले पद वो हम एक तरफ कर दें, तो मैंने इसे तो इधर लिया, और जो नियतांक वाले पद हैं वो हम अलग कर दें, चाहे इसी तरफ रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं इसे इधर लेके जाता हूं, यानी a cos स्क्वायर थीटा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी देखिए a कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और उसका मान कितना होता है 1। तो चलिए मैं आगे लिख देता हूं, ये चीज जो सॉल्व करके आएगी देखिए ये a के इक्वल आएगी, a को ले लिया मैंने माइनस में, यानी ये समीकरण मैंने जीरो के रूप में निकाली। इस क्वेश्चन में अगर आपसे देखिए ये बात कहते कि अभिलंब की समीकरण निकालें तो आपका ये उत्तर निकल के आया x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इक्वल टू 0। लेकिन अब आपसे क्या कहा गया, ये जो अभिलंब है ये मूल बिंदु से नियत दूरी पर है, यानी जो इसकी मूल बिंदु से दूरी है वो नियतांक है। तो एक बात आपको देखिए थोड़ा 11 का भी रिवाइज करवाना है। पहले मैं लिख देता हूं मूल बिंदु यानी कि 0,0 से अभिलंब की दूरी, बराबर किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी निकालने के लिए एक सूत्र होता है, क्या था वो मैंने आपको 11th क्लास में ही बताया था। एक पहले मॉडुलस का चिन्ह हम लगाते हैं, किसी भी बिंदु से किसी रेखा की दूरी निकालनी है, ये भी देखिए एक रेखा ही है, तो इसके निर्देशांक वो तो हम एक्स और वाई की जगह रख देंगे। एक्स का मान कितना है 0, एक्स की जगह हमने 0 रख दिया, यानी 0 इंटू कॉस थीटा वो 0 आ गया। y का मान देखिए 0 है तो 0 इंटू साइन थीटा ये भी 0 हो गया, माइनस का a, और बटे में क्या आता है वर्गमूल के अंदर जो x का गुणांक है इसका वर्ग, और जो y का गुणांक है इसका वर्ग। यह सूत्र है किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी निकालने का, देखिए यही सूत्र है। बिंदु के निर्देशांक आप x और y की जगह रख दें, और जो x और y के गुणांक हैं वो यहां पे आएगा। अब इसे सॉल्व अगर मैं करता हूं तो ये मॉडुलस के अंदर माइनस a बचा, चलिए मैं यहां लिख देता हूं मॉडुलस के अंदर माइनस के a बटे इसका मान 1 होता है,
और मॉडुलस के अंदर माइनस ए है तो ये ए ही आएगा। और यही हमें देखिए सिद्ध करना था, यानी मूल बिंदु से जो अभिलंब है वो नियत दूरी पर है, क्योंकि मूल बिंदु से जो अभिलंब की दूरी आई वो कितनी निकल के आई, ए, और ए नियतांक है। यही हमें प्रूव करना था। तो ये देखिए जो क्वेश्चन मैंने बताया वो था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये फलन आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x3। ये हमें दिखाना है कि किन अंतरालों में फलन वृद्धिमान है और फलन किन अंतराल में ह्रासमान है। यानी ह्रासमान और वृद्धिमान वाला जो टॉपिक था 6.2 उसका एक क्वेश्चन आया। तो जो चलिए फलन को तो मैंने समीकरण नंबर 1 माना। अब इसमें भी क्या करते हैं, शुरुआत में पहले फलन का अवकलन करते हैं, एक्स क्यूब का अवकलन फिर एक्स स्क्वायर। लेकिन देखिए कई लोग इसमें गलती करते हैं, चलिए ये मैं आपके सामने ही कर देता हूं। 1/x³ का अवकलन या तो इसे अंश बटे हर के नियम से करें आप, और नहीं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x³ को अगर हम ऊपर ले गए तो ये x की पावर -3 हो गया, और इसका अगर मैं अवकलन करूं x की पावर n वाले मेथड से, वो देखिए ये तो आएगा n x की पावर n-1। देखिए यही तो आया। और इसे अगर मैं सही तरीके से लिखूं यानी घात को बटे में ले जाएं तो -3 बटे x की पावर 4, वही देखिए मैंने यहां लिखा है। तो ये मान देखिए मैंने इधर भी लिख के दिखा दिया। अब मैंने इसमें 3 कॉमन लिया, देखिए फिर इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद देखिए ये आता है फलन वृद्धिमान और ह्रासमान में, या चलिए उच्चष्ट और निम्नष्ट में भी यही करते हैं। हम f' इक्वल टू 0 रखते हैं और 0 रखने के बाद x के जितने मान संभव हैं वो सब निकालते हैं। लेकिन वो देखिए तभी पॉसिबल है जब हम इसके यहां पे गुणनखंड करके लिखते हैं। मुझे अब इसके गुणनखंड करने हैं। अब या तो मैं इसमें x³ का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो a² - b² लिख के वर्गांतर लगाए, उससे भी आ जाएगा। मैंने इसमें a³ - b³ करके अप्लाई किया, यानी x² का होल क्यूब -1 का होल क्यूब, a³ - b³, a - b a² प्लस ab प्लस b²। आप खुद भी अप्लाई कर सकती हैं, बटे में ऐसे ही छोड़ दिया। इसमें अब फिर वर्गांतर अप्लाई हो गया। ये देखिए गुणनखंड के रूप में आया, इसके गुणनखंड नहीं हो सकते, इसके पॉसिबल है ही नहीं, या आप कोशिश भी कर सकते हैं। ये आया आपका गुणनखंड के रूप में। अब देखिए जो हम उच्चष्ट और निम्नष्ट में करते हैं वही वृद्धिमान और ह्रासमान फलन में भी करते हैं, यानी f' इक्वल टू 0। तो जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो देखिए 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बटे में चला जाएगा। x की पावर 4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो गुणा में आ जाएगा। यही तीनों इक्वल टू 0 हो सकती हैं। तो एक तो x इक्वल टू 1 आएगा, एक x इक्वल टू -1 आएगा। लेकिन अब आप सोचेंगे जब इसे इक्वल टू 0 रखेंगे तब क्या आएगा, ये 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि x का कोई भी मान रख लें आप, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक समघात है। ये भी पॉजिटिव होगा, ये प्लस के 1 है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा, ये कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। ये 0 भी कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं था, वो मैंने लिखते ही नहीं दिखाया। अब आता है देखिए वृद्धिमान और ह्रासमान फलन में हम एक काम और करते थे, शायद आपको ध्यान हो। यहां आपको क्वेश्चन में एक शुरू में ये बात भी दे रखी है, देखिए x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के लिए परिभाषित है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहां 0 रख देंगे तो देखिए अनंत आएगा। अगर ये नहीं लिखी होती बुक में बात तो ये मुझे खुद लिखनी पड़ती, यहां वैसे बुक में लिख के दी है। हमें x का वो मान देखिए हटाना है जिसपे फलन अनंत हो जाए, यानी कि अपरिभाषित, और हमें यहां पे जो x के मान निकाले हैं वो मान भी लिखना है जिसपे फलन या उसका अवकलन अनंत आ रहा हो। ये देखिए 0 रखूंगा यहां पे तो भी अनंत आएगा, इसका मतलब मुझे x इक्वल टू 0 भी दिखाना है। ये दोनों तो दिखाने ही थे, नंबर लाइन पे 0 भी दिखाना पड़ेगा। वृद्धिमान और ह्रासमान फलन में ध्यान रखें, जो मान आपके निकल के आएंगे वो तो आपको दिखाने ही हैं, और जिससे अनंत आ रहा होगा वो भी आपको दिखाना है, क्योंकि देखिए मैं x का मान 0 रखूंगा तो अनंत आएगा। अब ये पूरी जो नंबर लाइन है यानी वास्तविक रेखा संख्या, ये 4 अंतरालों में विभाजित हुई। ये हम लाइन वैसे लिखते भी हैं, मैंने लिख के दिखाई, -अनंत से -1 तक, -1 से 0 तक, 0 से 1 तक, और 1 से लेके अनंत तक। इन चारों अंतरालों में हमें चिन्ह लगाना है। पॉजिटिव है तो वृद्धिमान, नेगेटिव है ह्रासमान। अब देखिए कैसे करें, चलिए मैं पहले अंतराल से शुरुआत करता हूं। -1 से छोटी संख्या वो -2 हुई,
तो देखिए हम इसमें तो रखेंगे नहीं कुछ, 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी नहीं रखेंगे ये पॉजिटिव आएगा, ना ही इसमें रखेंगे ये पॉजिटिव आएगा। जो भी चेंज होगा वो केवल इनकी वजह से होगा, इससे जो भी उत्तर आएगा वही आपका रियल आंसर है। तो चलिए मैं अगर -2 रखता हूं तो -2 -1 -3, और -2 + 1 -1, तो -3 इंटू -1 पॉजिटिव आंसर, यानी कि ग्रेटर देन 0। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फलन होगा निरंतर वृद्धिमान। चलिए फिर आते हैं दूसरे अंतराल पे, -1 से 0 के बीच की कोई संख्या रखते हैं, तो वो चलिए हो सकती है -1/2, भले ही पूर्णांक नहीं आएगी कोई बात नहीं, आप बटे की रख सकते हैं। -1/2 अगर मैं रखता हूं, मैंने -1/2 यहां रखा तो ये तो हो गया -3/2, और यहां -1/2 रखा तो ये +1/2, तो ये तो माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, और इनकी गुणा करेंगे तो कैसी आएगी, माइनस की, यानी कि <0। और अगर ये नेगेटिव है तो ये हो गया निरंतर ह्रासमान। फिर देखिए एक बार 0 से 1 की कोई संख्या बीच में, तो 1/2 ले सकते हैं, तो 1/2 -1 -1/2, और 1/2 + 1 +3/2, माइनस इंटू प्लस माइनस यानी नेगेटिव, <0। इसका उत्तर भी यही आया, निरंतर ह्रासमान। अब आता है लास्ट वाला पार्ट, 1 से बड़ी कोई संख्या अगर हम रखते हैं, यानी इस अंतराल में जैसे मैंने 2 रखा, तो 2 - 1 पॉजिटिव आएगा, 2 + 1 ये भी पॉजिटिव, तो प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करें, ये ग्रेटर देन 0। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब निरंतर वृद्धिमान। तो ये देखिए आपका रिवीजन हुआ, जो क्वेश्चन आपका था वृद्धिमान और ह्रासमान फलन का, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में है ये भी। मैंने आपको देखिए छठा क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया क्योंकि छठा क्वेश्चन आपका रिपीट है। अब आप लोग सोचेंगे एक्सरसाइज में दे रखा है 6.2 में क्वेश्चन नंबर 9, वो यही क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए जो एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, मैंने अलग अलग करते हुए लिखा, 4 sin x बटे 2 + cos x। देखिए ये पार्ट तो मैंने अलग कर दिया, माइनस के अगर मैं x कॉमन ले लूं तो देखिए आपका यही पार्ट तो बचा 2 + cos x बटे 2 + cos x, ये कैंसिल हो गया। अब ये क्वेश्चन 9th वाला देखिए आप एक्सरसाइज में, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कि आप उसे देख के ही करें, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद करें। वहां थीटा दे रखा है, यहां केवल x है, तो ये मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए विविध प्रश्नावली में वो मैंने आपको बताए 7 तक। इसके आगे के क्वेश्चंस वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।